फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। आज फ्रेंड्स केंद्रीय योजनाओं में जो है कि हम पढ़ेंगे भारत निर्माण योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। किस तरीके से ये योजनाएं चली, इनको पूरा करने का लक्ष्य क्या था, ये योजनाएं लाने का मतलब क्या था सरकार का, उसका रीजन क्या था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके पहले आप जो है कि स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आइए अब हम भारत निर्माण योजना में देखते हैं कि भारत निर्माण योजना जो है कि ग्राम विकास मंत्रालय के तहत 16 दिसंबर 2005 को ये योजना चलाई गई थी। कब? 16 दिसंबर 2005 को ये योजना चलाई गई। अच्छा, इसका योजना क्या था, इस योजना को चलाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का जो है कि विकास करना। बुनियादी ढांचे क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वही उसका बुनियादी ढांचा कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें किन किन चीज़ों पे, जैसे कि इसमें क्या था कि भारत निर्माण योजना में कि ये जो 2005 में चलाया गया था, चूँकि इसके पहले भी जो है कि बुनियादी ढांचे पे ध्यान दिया गया था, लेकिन उस समय की चीज़ें जो पहले चलाई गई थी योजनाएं, उसकी बुनियादी चीज़ें कुछ और ली जा रही थी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया है, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट जो है कि अधिक होती गई है। तो इस समय जो है कि 2005 में बुनियादी ढांचे के विकास में कौन कौन सी चीज़ें ली गई, इसमें मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। कौन कौन सी चीज़ें थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की व्यवस्था, पानी की, यानी कि पानी की व्यवस्था में जैसे कि देखते हैं आपकी जगह जगह सरकारी नलकूपों को सरकार द्वारा जो है कि जगह जगह सरकारी नलकूप की व्यवस्था करना। तो इससे क्या होता है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। स्वच्छ पानी से जो है कि लोगों के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, किसी तरीके की संक्रमण रोग पानी की वजह से नहीं फैलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर चलाया गया। सड़क की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो भी रोजगार ग्रामीण इलाके में कोई रोजगार करता है तो आवागमन का साधन इतना उपलब्ध हो जिससे उस गांव में परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और उस गांव के लोग उन्नति करें रोजगार के क्षेत्र में। और तीसरे नंबर पे था जो कि बिजली की व्यवस्था करना। बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है गांव के लिए। ठीक है, तो इसमें था कि जो है कि एक अच्छे स्तर पे बिजली की व्यवस्था करना। क्यों बिजली की व्यवस्था करना? क्योंकि बिजली पे जो है कि जिस तरीके से तकनीकी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, तो बिजली व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो है कि फसलों के उत्पादन के लिए, जो कि सिंचाई के लिए ज़रूरी है। यानी कि सरकार द्वारा कई योजनाएँ लाई गई जिसमें होता था कि पंपिंग सेट, ये सारी चीज़ें चलेंगी कैसे, जैसे कि ट्यूबवेल है, ये सब चीज़ें चलेंगी कैसे? बिजली की जब व्यवस्था होगी तब, और ये बिजली की व्यवस्था होगी तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी। ठीक है, पंपिंग सेट हो गया, ट्यूबवेल हो गया, इन सब चीज़ों को। तो इससे क्या होगा कि सिंचाई जो है कि किसान समय समय पे कर पाएगा सही ढंग से, जिससे कि फसलों की पैदावार बेहतर होगी। तो इसलिए बिजली की व्यवस्था देखना। बिजली से अन्य भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिपेंड है, रोजगार कोई छोटा छोटा हो ये भी डिपेंड है। अब चौथी चीज़ थी कि सिंचाई की व्यवस्था। यही बिजली अगर मिलेगा तो सिंचाई की व्यवस्था। तो सिंचाई के लिए भी सरकार द्वारा जो है कि अगर कोई किसान समृद्ध नहीं है कि वो खुद का पंपिंग सेट ले सके या किसी भी तरीके का जैसे कि सिंचाई के लिए कोई साधन ले सके, तो सरकार उसमें जो है कि 90% सब्सिडी देने की व्यवस्था की, जो कि हम प्रीवियस क्लासेज में आपको वो योजना पढ़ाए भी थे कि सरकार की तरफ से ऐसा था कि किसान अगर चाहते हैं कि सिंचाई का साधन स्वयं खुद का कर ले, कि जिससे वो जब चाहे तब सिंचाई कर सके, तो उसके लिए सरकार जो है कि 90% सब्सिडी देने की भी बात की कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 5वें नंबर पे है जो कि संचार। गांव में संचार क्रांति लानी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, ग्रामीण शहरी इलाके में तो जो है कि संचार की व्यवस्था भरपूर थी, लेकिन अभी 2005 तक भी जो है कि संचार में क्रांति लाना बहुत सरकार ने जरूरी समझा कि गांव में भी जो है कि संचार की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे कि संचार की व्यवस्था, जैसे कि आप देखते हैं कि किसान को कोई भी, जैसे कि किसान के लिए फ्री कॉल सेंटर दिया जाता है, जहाँ पर वो अपने फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। इस तरीके से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेलीविज़न पे ही अगर किसानों की खेती के लिए या किसी भी चीज़ से न्यूज़ जो है कि जुड़ी हुई अगर दिखाई जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, संचार क्रांति का होना ज़रूरी है। तो ये 2005 में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लाई गई सरकार के द्वारा। छठा था आवास की व्यवस्था। 2005 में भी सरकार ने जोरों शोरों से की कि जिनके पास मकान नहीं था, जो भूमिहीन लोग थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति थे, जो बहुत ही गरीब तबके के जो है कि किसान थे या फिर व्यक्ति थे गांव में रहने वाले, उनके पास आवास नहीं है, तो आवास योजना का भी बहुत ही जोरों शोरों से उस समय 2005 में काम चला। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बेसिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इसमें और था इसके आगे कि शिक्षा और
और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बच्चों में भी स्वास्थ्य को लेकर के जो है कि मातृशक्ति में भी स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और बच्चों में शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। जैसे कि ये जो सरकार ये योजनाएं, बुनियादी योजनाएं बेहतरीन ढंग से चला देती हैं, उन पे जो है कि लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली, इन चीज़ों पे इतना ध्यान दिया कि मतलब लोग उनसे इंस्पायर हुए। ये जैसे कि मैं व्यक्तिगत किसी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये बस ये है एक दिखाना जो है कि किस तरीके से सरकार योजनाएं चलाती है तो लोगों का रुझान उस सरकार की तरफ बढ़ता है। तो बुनियादी ढांचों पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ठीक है, क्योंकि ये लोगों की बेसिक जो है कि ज़रूरतें होती हैं, इनको पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए आगे देखते हैं हम कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना यानी कि पीएम आदर्श ग्राम योजना ये 2011 में चलाया गया। ये किस तरीके की योजना थी? आदर्श ग्राम योजना यानी कि कुछ गाँव को टारगेट रख करके उस गांव को ऐसा टारगेट रखा जाए कि उस गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए जो है कि एक विशेष पात्रता होनी चाहिए, यानी कि कुछ लिमिटेशन है। किसी भी गांव को अगर आदर्श ग्राम के अंतर्गत सरकार को लेना है तो उसके लिए कुछ लिमिटेशन थी। अगर वो पात्रता उस गांव में है तो सरकार की तरफ से जो है कि एक विशेष सुविधा दी जाती थी उस गाँव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए। इसमें पात्रता क्या थी? जैसे कि इसमें ज़रूरी था कि अगर किसी भी गाँव की आबादी, उसमें कंपलसरी था कि गाँव की आबादी 500 से अधिक हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि उस गांव में जो है कि एसटी यानी कि शेड्यूलर कास्ट जो है, अनुसूचित जाति, उनका जो है कि संख्या 50% हो, 50% प्लस हो, 50% से कम ना हो, यानी कि आधी या आधी से अधिक आबादी उसमें अनुसूचित जातियों का होना चाहिए। इस तरीके की सरकार के द्वारा कि अगर ये दोनों चीज़ें अगर किसी गांव में उपलब्ध हैं तो वहाँ पे ये योजना सरकार द्वारा चलाई जाएगी, आदर्श ग्राम योजना। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा, इसका लाभ क्या होता है? तो इसमें जो है कि सरकार जो है कि ध्यान देती है लोगों पर, वहाँ के ग्रामवासियों पर एक विशेष तरीके का मुआवजा दिया जाता है। क्योंकि जैसे कि सरकार के तरफ से जो है कि 10 लाख, जैसे हर ग्राम में जो है कि ग्राम विकास के लिए सरकार की तरफ से पैसे आते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि ग्राम प्रधान जो बनता है उसके पास पैसे आते हैं जो कि ग्राम क्षेत्र में विकास के लिए वो लगाता भी है। तो आदर्श ग्राम में जो गांव लिए जाते हैं उनके पास जो है कि सब गांव की अपेक्षा अतिरिक्त 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उस ग्राम विकास के लिए। अगर उस ग्राम की आबादी में जो है कि अनुसूचित जाति की संख्या 50% प्लस है तो उसमें क्या होता है, वो सरकार का ये करने के पीछे जो है कि कारण क्या है उसका? तो उसका कारण ये है कि जो है कि जो भी अनुसूचित जाति हैं और जो गैर अनुसूचित जाति यानी कि अगर जनरल कास्ट के लोग हैं और जो है कि अनुसूचित जाति है, तो देखा जाता है ये सामान्यतः कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होती है जाति में, ठीक है। तो इस चीज़ की, ये असमानता को ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। इसी को बोलते हैं कि आदर्श ग्राम योजना। सरकार का यही मुहिम होता है कि वहाँ पर जो है कि बड़े छोटे का भेदभाव ख़त्म किया जाए, उसी को लेकर ये योजना चलाई जाती है। इसको पूरा करने का लक्ष्य जो है कि रखा गया है 2024 से 2025 तक, यानी कि ये टारगेट रखा गया है कि चुनिंदा गाँव को आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया जाएगा जिस गाँव की जनसंख्या 500 से अधिक हो और वहाँ पर जो है कि अनुसूचित जाति की संख्या 50% से अधिक हो। अच्छा, इसमें जो है कि ये कि कौन से राज्यों में शुरू किया गया, तो प्रारंभ में 5 राज्यों में शुरू किया गया जिसमें कि है तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल एवं असम। ये 5 राज्यों में शुरुआत इसका किया गया है, ठीक है। अभी तक जो है कि 26,998 ग्रामों में इसको लागू कर दिया गया है और टारगेट रखा गया कि अधिक से अधिक गाँव में 2024 से 25 तक इस लक्ष्य को पूरा कर दिया जाए, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा? ग्रामीण विकास, तो सब गाँव के लिए ग्रामीण विकास के लिए तो पैसे आते हैं, तो इसमें ग्रामीण विकास भी होगा। निर्धनता निवारण स्कीम, अगर जैसे कि होता है कि अक्सर देखा गया है कि जहाँ अनुसूचित जाति ज़्यादा है वहाँ पे निर्धनता वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो सरकार का एक ये मुहिम रहेगा कि वहाँ से निर्धनता भी की कमी हो और 10 लाख अतिरिक्त रुपए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 लाख अतिरिक्त उस गाँव के विकास के लिए 10 लाख अतिरिक्त रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये आपको बताया गया कि एससी और गैर एससी जो होते हैं इसमें इसकी जो है कि असमानता को समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श ग्राम योजना। अब आगे चलिए देखते हैं योजनाओं को। आइए अगला कार्यक्रम जो है कि देखते हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। अच्छा, रूर्बन नाम से ही लग रहा है कि रूर्बन मतलब क्या होगा। आपने रूरल पढ़ा था, फिर गांव को जैसे कि रूरबन कहते हैं, रूरल कहते हैं और शहर को जो है कि अर्बन कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों को कंबाइन करके जो है कि रूरबन बना,
ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम से प्रसिद्ध हो रहा है कि दोनों को एक में मिक्सअप करना, यानी कि क्या, ग्रामीण जो है कि शहरों में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसी तरीके की सुविधाएं ग्रामीण अंचलों में भी दी जाएं, उतनी ही फैसिलिटी ग्रामीण अंचल में भी दी जाए, तो उसी को रूरबन एरिया कहते हैं, यानी कि ग्रामीण इलाके को शहर में तब्दील कर देना। तो सरकार के द्वारा एक ये योजना चलाई गई, इसको बोलते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ये 16 अगस्त 2015 में ये मिशन चलाया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये चलाया गया कब था, तो इसमें देखिए कि 16 अगस्त 2015 में इसको चलाया गया, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछता है कि ये सबसे पहले कहाँ चलाया गया, तो सबसे पहले इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, मोदी के द्वारा जो है कि छत्तीसगढ़ में 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। कब, 2016 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय रूरबन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो यही है कि इस मिशन के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शहर क्षेत्र जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। जैसा कि ये नाम से ही हो रहा है कि रूरबन यानी कि रूरल और जो है कि अर्बन, तो इन दोनों को मिला करके है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण अंचल को भी शहर की फैसिलिटी ही में ही तब्दील कर देना ही क्या कहलाता है, रूरबन कहलाता है। तो इस तरीके की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चलाई गई। आइए अब अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में चलाया गया था। ये कब चलाया गया था, 2007 में। अच्छा, खाद्य सुरक्षा मिशन तो पहले भी चलाए गए थे, 2007 में इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी, तो इसमें यह है कि जो देख रहे हैं कि सरकार ने ये देखा, जैसे सरकार किसी भी आगामी जो है कि परेशानी को देख करके ही जो है कि कोई मिशन योजना चला देती है। ऐसा नहीं कि परेशानी आ गई, बहुत ज़्यादा संकट आ गया, उसके बाद से योजनाएं चलाई जाएँ। ऐसे आंकड़े पहले देखे जाते हैं कि किस तरीके के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से समय से पहले ही सरकार जो है कि एक्शन ले लेती है। तो 2007 में ये देखा गया कि जैसे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो है कि भूमि तो बढ़ेगी नहीं, भूमि जो कि तो है इनफैक्ट कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कारखाने हैं, मकाने हैं, बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने सोचा कि खाद्य मिशन चलाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि उपज को, पैदावार को दोगुनी तिगुनी करनी होगी, उतनी ही ज़मीन में पैदावार को तकनीकी विधि द्वारा दोगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाएगी और भूमि उतना ही रहेगा तो उत्पादन उतना ही होगा, तो अकाल जैसी स्थिति आने वाले समय में हो जाएगी, ठीक है। लोग खाने बिना तरस जाएंगे। तो इस चीज़ को देख करके सरकार ने एक्शन लिया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे ये योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें था कि जो बेसिक घटक होते हैं यानी कि गेहूँ, चावल, दाल, इनमें इनके पैदावार में बढ़ावा करना, ठीक है। किसके माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा के, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ेगी, तो इसका किसानों को जो है कि टेलीविज़न के माध्यम से या फिर विज्ञापन के माध्यम से जो है कि किसानों को जागरूक करना है कि मिट्टी को किस तरीके से उर्वरक बनाए, उसमें किस तरीके का फर्टिलाइज़र डाले, किस तरीके के खाद डाले जिससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़े। तो ये सारी योजनाएं चलाई गई। इसका उद्देश्य यही था कि गेहूँ, चावल, दालों के उत्पादन में वृद्धि करना और है कि चिन्हित जिलों में कृषि भूमि का विस्तार करना। यानी कि देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ज़िलों को टारगेट किया गया जहाँ पे उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। तो उन पे जैसे कि ऐसा है कि सरकार ने एक टारगेट बनाया कि यहाँ पे जो है कि कृषि उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे बेनिफिट ज़्यादा होगा और किसानों के लाभ को बढ़ावा देना। यानी कि किसान जो अनाज उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो जब वो अनाज को बेचता है तो उसका सही रेट लगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि अनाज किसान के सड़ गल जाते हैं, वो इस उम्मीद में रहता है कि शायद इसकी कीमत सही मिले तब मैं जाके इसको बेचूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और किसान का जो अनाज है वो सड़ गल जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए किसानों को जब प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी, ठीक है। तो इसमें किसानों के लाभ के बारे में भी इस योजना के तहत सोचा गया। अच्छा, ये देखा गया इस योजना में आगे कि प्रारंभ में 3 घटक थे, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए 5 घटक कर दिए गए। कौन कौन से, चावल, गेहूँ, दालें जो कि पहले भी थी, अब उसमें एक्स्ट्रा क्या किया गया, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या आएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, मोटे अनाज में आती हैं। और एक और चीज़ें थी वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें यानी कि जिन फसलों को की पैदावार करके हमको मोटे रकम की प्राप्ति होती है, यानी कि जैसे गन्ने की खेती हो गई, ठीक है, गन्ने की खेती हुई, और किसका हुआ, जूट की खेती हुई, गन्ने की खेती, जूट की खेती, कपास की खेती,
चाय पत्ती की खेती, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें वाणिज्यिक फसलें कहलाते हैं। इनसे हमको मोटे जो है कि रकम प्राप्त होते हैं। तो वाणिज्यिक फसलों को भी इसमें बढ़ावा दिया गया, मोटे अनाजों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से हमने आज अपने इन 4 योजनाओं को पूरा किया। फिर जो है कि 1 से 2 क्लासेज और लगेंगी आपको केंद्रीय योजनाओं को ख़त्म करने, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की योजनाएं स्पेशल चलाई जाएंगी। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है कि ग्राम्य समाज एवं विकास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है कि बिना कोई फीस जमा किए एकदम फ्री सेवा में पढ़ सके। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।